नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संसाधनों का विकास पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बनते हैं। अगर देखें, संसाधन मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। कहा जाता है कि जो संसाधन है वो मनुष्य जो जीवन है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है और ये माना जाता है कि जो संसाधन है वो प्रकृति की देन है, यानी फ्री है। अब कोई भी चीज अगर जो फ्री मान ली जाती है तो उसका आप समझ सकते हो किस तरीके से उपयोग किया जाता है। आप इसके लिए अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, अगर आप लोगों के पास अनलिमिटेड इंटरनेट है कि आप एक दिन भर में जितना मन चाहे उतना आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, तो आप लोग क्या सोचोगे? जो मन में आए वो वीडियो देखोगे, जो भी डाउनलोड करना आप सब चीज़ डाउनलोड कर दोगे, ज़रा सा भी कुछ नहीं सोचोगे। लेकिन जहाँ एक कंडीशन हो कि आपके पास दिन भर के लिए केवल 50 MB है या 100 MB है, तो उस वक्त क्या होगा कि आप अपने आप को कंट्रोल करोगे और आप क्या करोगे कि उन्हीं चीज़ों को ओपन करोगे, उन्हीं चीज़ों को डाउनलोड करोगे या वही पेजेस खोलोगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं कब मुझे इम्पोर्टेंट काम पड़ जाए। तो ऐसे ही होता है कि जब इन लोगों ने फ्री समझा यानी अनलिमिटेड समझा, तो इन्होंने कुछ भी जो मन में आया वैसा करते रहे, रिसोर्सेज का बहुत बुरी तरीके से ये लोग यूज़ करने लगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया और इसका उन लोगों ने अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा होगी। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने से कौन सी समस्याएं पैदा हो गई हैं, या ये पूछा जा सकता है कि क्या संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने से क्या समस्या पैदा हो सकती है। घुमा फिरा के ऐसे ही पूछेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा कि कुछ व्यक्तियों के लालच संसाधनों का हास है। दरअसल क्या हो रहा है कि कुछ जो व्यक्ति हैं के लालचवंत संसाधनों का हास हो रहा है। संसाधन को हम सभी लोग मिलकर खत्म नहीं कर रहे। दरअसल कुछ जो लालची व्यक्ति हैं अपने पेटी को भरने के लिए, अपने दौलत कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए संसाधनों का उपयोग किए जा रहे, मतलब जमीन से संसाधनों को निकाले जा रहे सोसाइटी के अंदर बेचे ज्यादा। इतनी हमें डिमांड नहीं है सोने की, इतनी हमें डिमांड नहीं है पेट्रोल वगैरह की, बट ये लोग क्या, इतनी हमें डिमांड नहीं है लोहे वगैरह की। जितनी डिमांड है उतना वो निकाले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं अपने लालच के लिए संसाधनों का, हमें डिमांड है 10 किलो की तो ये निकाल देते हैं 100 किलो और 100 फिर उसको बेच दे रहे हैं। सेम ऐसे ही हो रहा है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए। अब इससे क्या हो गया है कि संसाधन जो है वो समाज के कुछ लोगों के ही हाथ में है, यानी जो रिसोर्सेस है वो कुछ लोगों को मिल पा रहे हैं और समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे समाज के दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधन हीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। तो इससे बेसिकली समाज क्या हो जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है। मान लेते हैं अगर एजुकेशन एक रिसोर्स है, तो जो उस एजुकेशन को ले पा रहा है, जो स्कूल को जा पा रहा है, तो वो तो एजुकेटेड हो जाएगा। लेकिन जो स्कूल का शकल ही नहीं देखा, जो स्कूल जिसके आसपास स्कूल है ही नहीं, तो क्या वो एजुकेटेड हो पाएगा? नहीं, वो एजुकेटेड नहीं हो पाएगा। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है कि जो संसाधन का उपयोग कर रहा है वो तो डेवलप हो रहा है, अमीर हो रहा है, और जो संसाधन का उपयोग नहीं कर रहा है वो क्या हो रहा है, गरीब होता जा रहा है। तो इससे बीच में अमीर और गरीब की कंडीशन पैदा होती जा रही है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है और संसाधनों का इतना अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, इतना हो रहा है कि इससे कुछ प्रॉब्लम, वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, यानी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है। जैसे कि भूमंडलीय तापन, यानी जो हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं वो हो रहा है। भूमंडलीय तापन यानी अर्थ हमारी गर्म हो रही है, पृथ्वी हमारी गर्म हो रही है। ओजोन परत पर अवक्षय, जो हमारा O3 लेयर है यानी ओजोन जो परत है उस पे क्या हो रहा है, वो छेद हो चुका है और नुकसान होते जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है, पेड़ वगैरह काट दिए जाते हैं, रिसोर्सेज को निकालने के चक्कर में मिट्टी खराब कर दी जाती है और भूमि निम्नीकरण आदि है। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब जो जमीन है उसको कम हो जाते हैं, जमीन को अच्छी जो मिट्टी है
उसको रिसोर्सेस निकालने के चक्कर में, संसाधन निकालने के चक्कर में उसे खराब कर दिया जाता है। समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। तो ये तो प्रॉब्लम था। इसका सोल्यूशन क्या है कि समाज में जो संसाधन है उसका न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है, यानी सही लोगों के हाथों में जाए संसाधन और वो सही लोग क्या करें, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना ही दें और सब लोग अपना विकास कर सके। अगर कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों के बीच संसाधनों का बंटवारा होगा तो हमारी पृथ्वी भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और ऐसा देखा गया है कि अगर संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में रहा या कुछ ही देश उस संसाधनों का उपयोग करते रहे तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हमारा देश जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हो जाएगा, इवन इसके लिए लड़ाइयाँ भी होना शुरू हो जाएगी। अगला पॉइंट आता है सतत पोषणीय विकास। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये एग्जाम में पूछ लेगा कि सतत पोषणीय विकास बताइए, तो आप लोग इसे पढ़ते हुए आए हो, लेकिन तो भी मैं समझा देता हूँ। सतत पोषणीय विकास, विकास पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि विकास इस तरीके से करना है कि जो पर्यावरण है वो नुकसान ना पहुंचे। हमारा जो इन्वायरमेंट है, पेड़ पौधे जमीन वगैरह, इनको नुकसान कम से कम पहुंचे, अगर कोशिश की जाए कि ना पहुंचे। और आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी हम अपने संसाधनों को बचा कर रखें। ये नहीं कि हम अपने खुद ही सारे संसाधनों का उपयोग कर लें और आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो लोग संसाधनों का उपयोग ना कर पाए, यानी बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाया जाता है। अब आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो भी है। इसी में आया गया है रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आप बताओ, कमेंट करो। तो पृथ्वी सम्मेलन एक मीटिंग थी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी, मतलब बुलाया गया था देशों को। क्या है अभी मैं बताऊंगा। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जनेरियो। ये जो रियो डी जनेरियो है एक शहर है, ये कहाँ हुआ था उसको आगे वो भी मैं बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन क्या है। इन 1992 का वो साल था, समय था जून। 100 देशों के प्रमुख ब्राजील के शहर था रियो डी जनेरो। तो ब्राजील का वो शहर है। अगर पूछे कौन सी कंट्री में हुआ तो ब्राजील, कौन से शहर में हुआ तो ब्राजील के रियो डी जनेरो में हुआ। यहाँ पे 100 देशों के प्रमुख, मतलब मेन जो लीडर्स है वो आए थे। रियो डी जनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था, यहाँ पे लोग क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे। अब क्या होता है, सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो आखिरकार इस मीटिंग, जो पृथ्वी सम्मेलन है, वो मीटिंग क्यों बुलाई गई थी। तो इस मीटिंग को बुलाने का एक उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण करना, जो हमारा इन्वायरमेंट खराब होते जा रहा है तो इसके ऊपर कदम उठाया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल करना है कि जैसे आपका समाज तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है, हमारा समाज डेवलप नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी डेवलप हो जाए और जो इन्वायरमेंट है उसको कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना। इस तरीके से समस्याओं का हल ढूंढना था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो जो भी इस सम्मेलन में एकत्रित जो नेता थे, इन लोगों ने क्या किया, जो ये भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र, एक लेटर था कह सकते हैं, प्रीचमेंट था, उस पे उन लोगों ने क्या किया, अपने साइन किया कि हाँ हम ऐसा करेंगे। जो भी उसमें दिया गया उस पर साइन किया उन लोगों ने। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल सहमति जताई। तो जो भी फॉरेस्ट प्रिंसिपल थे उस पे इस सम्मेलन के अंदर, रियो सम्मेलन के अंदर सहमति जताई गई। और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान कर दी। और 21वीं शताब्दी के अंदर सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 स्वीकृति प्रदान कर दी, यानी एजेंडा 21 लागू कर दिया गया।
आखिरकार एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 आगे यहाँ पे दिया गया एजेंडा 21, तो उसको वहीं पे मैं समझा दूंगा कि वो अभी समझाओ। तो एजेंडा 121 को स्वीकृति दे दिया गया। ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या होता है, आप लोगों के अगर दिमाग में चल रहा हो तो बहुत ही सिंपल है। आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके कि आखिरकार फॉरेस्ट प्रिंसिपल कौन क्या चीजें होती है। आई होप, मुझे पता है कि आप में से किसी ना किसी एक पर्सन को तो पता होगा, तो कमेंट करके भाई बताओ। यह एक घोषणा है, एजेंडा 21 की अगर मैं बात करूं तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीडी के राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो ये क्या घोषणा है, मतलब एक कह सकते हैं ना कि हमें एम है कि हमें ये करना है या ये हम करेंगे चीजें लिखी गई है, मतलब 21 टॉपिक्स इसमें लिखे गए हैं। उसी पे क्या हुआ, साइन किया गया है। तो किसने, संयुक्त पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीडी के राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा, मतलब उनके हेड जो थे उनके द्वारा ये स्वीकृत किया गया था। अब मेन जो पूछा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना है। यानी भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करने का मतलब कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना और आने वाले जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज को, संसाधनों को बचा कर रखना है। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ये दिया गया है कि पर्यावरण से कैसे हम रोका जाए, गरीबी कैसे रोके, रोगों से कैसे निपटाया जाए, क्या किया जाना चाहिए, क्या कर सकते, इन सारे उद्देश्यों को लिखा गया है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जैसे हम लोगों ने एजेंडा 21 बना रखा कि हमको क्या करना है, ऐसे जो भी आए हुए आप सभी लोग हो उस मीटिंग के अंदर, आप लोगों को भी अपने शहरों में जाना, अपने देशों में जाना है और वहां पे भी एजेंडा 21 तैयार करना है कि आप पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एजेंडा बनाओ। यानी 21 आप भी टॉपिक्स बनाओ और उनको पूरा करने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ भी आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके भी आप बता कि भैया वीडियो आपको कैसे लगी है। और हाँ, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।